हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुण्यस फिजिक्स पाठशाला। ये जो क्लास मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ, ये शायद काफ़ी अरसे से पहले से मुझे शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं ये क्लास शुरू नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से दिल से माफ़ी करना चाहता हूँ। अभी ये जो क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th क्लास पास करके नया कॉलेज के एटमॉस्फेयर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। सो दिस क्लास इज़ कम्प्लीटली डिनोटेड टू दो स्टूडेंट्स और डिवोटेड टू दो स्टूडेंट्स who are newly joined in the college. Now, this class is universally for all the students across all over the Indias, those who belongs to CBSE or any state boards, and they can refer to such type of lectures for the further reference in class 11th. रिमेंबर, ये जो क्लास मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, ये एक कॉमन क्लास होगा सभी के लिए, और ये एक शुरुआती क्लास है जिसके ऊपर मैं आज कुछ कहने जा रहा हूँ। दरअसल मेरा चैनल का नाम जो पुण्य फिजिक्स पाठशाला है, आप सभी जानते हैं, दैट्स अ क्लास कम्प्लीटली बिलोंग्स टू ए फिजिक्स, एंड हियर यू कम हियर टू टेस्ट द रियल टेस्ट ऑफ द फिजिक्स. सो द फर्स्ट चैप्टर दैट टुडे I am going to start for the 11 students, that one is your unit and dimensions. So this unit and dimension is the first chapter which we will learn today in physics, and that chapter belongs to your 11th class syllabus. So let me start the first chapter, that one is your unit and dimension. So before starting that unit and dimensions, I must say that one has to know that what's the essential necessity or the use of these particular unit and dimensions in the world of your physics. So to know about these particular terms, these are what your unit and dimensions, we must know some of the terms which are very vital to know, and these terms are what your first one is physical quantity, second one is classification of physical quantity, third one is classification of unit, fourth one is use of unit, and fifth one is the measurement of the physical quantity. ये सब कुछ चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे दैट वन इज़ योर फिजिकल क्वांटिटी। जो हम यहाँ पे लिखे हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, इसके बारे में हम पहले शुरू करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले वन हैज़ टू नो दैट व्हाई वी शुड लर्न फिजिक्स। हम फिजिक्स क्यों पढ़ें, व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू नो अबाउट द फिजिक्स. सो रिमेंबर, जब साइंस के फीचर्स पहले शुरू हुआ था, जब साइंस दुनिया में पहली बार आया था, तब ये दुनिया ईजीली कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल राज़ी ही नहीं था. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पकड़ लो, ये कहे कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा था, या फिर पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहे हैं, या फिर ये कह लो कि सौरमंडल में हम 9 ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ हम कह रहे हैं, that's all belongs to a field of physics, and in the beginning sessions of the physics that all are considered to be your astrophysics. तो उसी एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर जब पहले कोई साइंटिफिक अप्रोच लिया गया, तो काफ़ी ऐसे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, एक सेपरेट ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था जो कि उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. तो उसको प्रूफ करने के लिए वही जो साइंस को डेवलप किया गया, तो पहला जो फाउंडेशन साइंस के ऊपर रखा गया वो फिजिक्स का था. तो जब भी हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी बंदा ये कहे कि नहीं मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ,
तो हम हमेशा यही कह रहे हैं कि साइंस पढ़ रहा है तो बेटा स्ट्रीम क्या है, तो पहले कहता है पीसीएम। तो अभी इस पर्टिकुलर वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिजिक्स का वजूद और फिजिक्स का वो जो ओहदा है वो साइंस में कितना ऊपर है। जैसे कि हम जब कह रहे हैं मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और उसमें मैं कौन से तुम्हारा स्ट्रीम क्या लिया, तो हम पहले फिजिक्स का नाम कह रहे हैं और उसके बाद जो भी कुछ स्ट्रीम हो। तो वो कहने का मतलब मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं कोई अलग स्ट्रीम को नीचा दिखा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि फिजिक्स का जो ओहदा है वो साइंस के लिए कितना ऊपर है। तो इसी वजह से फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना हम साइंस को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। तो वही फिजिक्स को हम अगर ब्रॉडली जानना चाहेंगे तो पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअली फिजिक्स है क्या। So when you say about the physics, when you try to know, when we try to define the terms physics, that one has to define the physics in the particular way. That statement is the branch of science which deals with the नेचुरल। ये एक ऐसा ब्रांच है जो कि नेचर के बारे में बात कर रहा है, नेचर के बारे में बात कर रहा है। जो भी कुछ मैं जैसे कि तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम कैसे सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, किस हिसाब से सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो किस हिसाब से देख रहे हो, आकाश का रंग नीला है क्यों है, पत्ते का रंग मैं कहूँगा कि मतलब ग्रीन है क्यों है, कि मैं कहूँगा कोई भी लाइट को हम अगर मतलब ऐसे बेयर आई में देख नहीं सकते या खाली आँखों में देख नहीं सकते तो वो क्यों नहीं देख सकते हैं, रात को हम लाइट को क्यों नहीं पहचान पाते, वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे कहूँगा कि ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों है, चक का रंग वाइट क्यों है। वैसे जो भी कुछ मैं क्वेश्चंस पूछूँ सभी के ऊपर मैं कहूँगा फिजिक्स का रोल कुछ न कुछ हद तक ज़रूर है। तो इसीलिए जब भी साइंस के बारे में बात किया जाएगा हम पहले पौधे पर ज़रूरी हम क्या रखेंगे ना, हम फिजिक्स को पहले ही पौधे पर रखेंगे। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से हम आज फिजिक्स के उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बाद में आपको यूज करना पड़ेगा टू नो अबाउट द फिजिक्स इन डिटेल। तो उसी सब्जेक्ट जो कि हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, दैट सब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, योर फिजिकल क्वांटिटी। तो दरअसल फिजिकल क्वांटिटी है क्या ना, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि फिजिक्स के हर कोई लॉ को सूट करे, और दूसरा वो नेचर है जिसको हम माप सकते हैं, जैसे कि हम उसको जिसको हम मापा जा सकता है। तो उस टाइप का क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे ना, द फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो द लॉ बिलोंग्स टू द फिजिक्स। That one is the definitions of the physical quantity. So what's the definitions of the physical quantity? That physical quantity definition is the quantity which can be measured and follows the law of फिजिक्स। ये स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग काफ़ी हद तक हम कहें वैलिड है। क्यों? जब भी हम कहेंगे कि क्वांटिटी का मतलब कुछ अमाउंट, क्वांटिटी हम चाहे जो भी कहेंगे मान लेंगे कुछ अमाउंट। सो अमाउंट वैसा अमाउंट होना चाहिए जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जब तक उसको हम मेजर ना कर सकें तब तक उस टाइप को क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो अभी दिमाग में ये आएगा कि सर क्वांटिटी तो फिर वो तो मेजर किया जा सकता है,
तो ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जो हम मेजर कर भी नहीं सकते? तो अगर हम उस तरह का क्वांटिटी देखें, बोलें कि नहीं द क्वांटिटी, सम क्वांटिटीज आर देयर दोज हु हैव सम अमाउंट बट वी कैन नॉट डिफाइन दैट अमाउंट। सो उस तरह का क्वांटिटी का अगर हम एक्सप्रेस करें तो ऐसे क्वांटिटी हम कहेंगे दैट वन, फॉर एग्जांपल वी कैन से लव, अफेक्शंस, ऐसे कुछ है। जैसे कि मैं कहूँगा मैं अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, वो मेरे आइडियल है। कि मैं बोलूँगा कि मैं अपने पर्टिकुलर कल्चर को ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा खुद का कल्चर है। जैसे कि मैं उड़ीसा का बिलोंग्स करता हूँ, मैं उड़ीसा का हर एक कल्चर को काफ़ी हद से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। लेकिन अभी कोई ये पूछे कि आप कितना प्यार करते हैं, तो उस वक्त मेरे पास ये पर्टिकुलर अमाउंट है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, लेकिन कितना प्यार करता हूँ वो मैं कह नहीं सकता। तो उस लिहाज से अगर कोई क्वांटिटी को हम डिफाइन ना कर सके, कोई क्वांटिटी को हम अगर मेजर ना कर सके, तो उस तरह का क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। लेकिन अभी कोई मुझे ये पूछे कि सर आपके हाथों में ये चौक है, आपके हाथों में ये चौक है, लेकिन ये चौक का लेंथ कितना है, तो मैं मेजर करके बता सकता हूँ कि एक स्केल पकड़ लो, स्केल के ऊपर इस चौक को रख लो और मेजर कर लो और वैल्यू को आराम से पोर्ट्रेट करके बता लो कि नहीं ये चौक का लेंथ ये 6 मीटर है, 10 मीटर है, अप्रोक्सीमेटली जो भी मैं कह रहा हूँ, ये 25 सेंटीमीटर हो या 10 सेंटीमीटर हो, कुछ भी, तो उसी हिसाब से मैं उसका लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। तो अभी एक लेंथ ऐसा क्वांटिटी हम कह सकते हैं जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से लेंथ एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। वैसे ही आप पकड़ लो, आपको कोई ये पूछे कि घड़ी में समय कितना है, कि शाम के कितने बजे हैं या फिर रात के 8 बजे हैं या 9 बजे हैं, तो आप आराम से घड़ी देख सकते हैं, घड़ी देख के ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली टाइम हुआ कितना है। तो उस लिहाज से आप टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। तो उस एंगल से हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम इज ऑल्सो ए क्वांटिटी एंड दैट कैन बी मेजर्ड, हैंस फॉर टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो वैसे ही हम अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करें तो ये पॉइंट काफ़ी मायने रखता है कि हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं और वो एक फिजिक्सकल लॉ को फॉलो कर सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फोर्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं फोर्स कह रहा हूँ जिसको मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उस हिसाब से अगर कोई ये पूछे कि फोर्स को कैसे आप मेजर कर सकते हैं, तो एक रेस्पेक्टिव मास को उस एक्सेलरेशंस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कोई भी क्वांटिटी अगर हम मिले तो उस क्वांटिटी को हम फोर्स कह सकते हैं। और ये एक लॉ को फॉलो कर रहा है जो कि फिजिक्स को बिलोंग्स करता है। तो उसी हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो फिर से कह रहा हूँ, what's the physical quantity? Now that one is a quantity which can be measured and also follows the law of physics. So उसके बाद अगर कोई ये पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी के जानने के बाद हम फिजिकल क्वांटिटी को कितने हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उस क्लासिफिकेशंस को हम ये कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको 2 वैरायटी से क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम पकड़ लें तो उसको हम 2 वैरायटी से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला वैरायटी को कहा जाएगा क्या ना, दैट वन इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। दूसरा वैरायटी को कहा जाएगा क्या ना, दैट वन इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। पहला क्वांटिटी क्या होगा ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्वांटिटी क्या होगा ना, दैट वन इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। ना अभी हम पहले ये जानने के लिए कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या। What do you mean by the fundamental quantity? So fundamental quantity is also a physical quantity. We can treat it as a physical quantity, and that particular quantity can be treated as a base for the other physical quantity, base or the foundations for the other physical quantity. तो लिखेंगे क्या ना, fundamental quantity can be classified as the physical quantity which can be considered as the base
or the foundation to obtain the other physical quantity is known as फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिहाज से हम एग्जाम्पल लेंगे क्या, ना मास, दूसरा लेंगे क्या, ना लेंथ, तीसरा लेंगे क्या, ना टाइम, एटसेट्रा। ये जो एटसेट्रा लिख रहा हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जान लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी 3 नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं एटसेट्रा लिखा हूँ। टाइम जब आएगा, समय जब आएगा, तो इसी लेक्चर में मैं तुम्हें इस एटसेट्रा के बारे में बोलूँगा। सो दिस इज व्हाट द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दीज आर द क्वांटिटी व्हिच आर ट्रीटेड एज द बेस और द फाउंडेशंस टू ऑब्टेन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। सो such type of quantity is known as your fundamental quantity. Now next one is your derived quantity. तो अगर ये बोला जाए कि derived quantity है क्या, तो हम अभी derived quantity को लिखेंगे क्या ना, derived quantity can be considered as the physical quantity which can be obtained with the help of the fundamental quantity is known as your derived quantity। जैसे कि मैं कह सकता हूँ मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, कोई कह सकता है एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह। मैं इससे काफ़ी सारा क्वांटिटी को डिफाइन कर सकता हूँ जो कि हम कह सकते हैं कि डिराइव क्वांटिटी हो सकता है। तो उसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो ये एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले आप इस डेफिनेशन को लिखना काफ़ी ज़रूरी है। जो ना लिखा हो अभी तक ये डेफिनेशंस को लिख ले, क्योंकि अब जो कहने जा रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि डिराइव क्वांटिटी एक्चुअली होता क्या है और फंडामेंटल क्वांटिटी एक्चुअली उसके ऊपर कैसे, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिराइव क्वांटिटी कैसे डिपेंड करता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी और क्लासिफिकेशन भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं इस डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लूँ ताकि जगह बच सके। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यूज ऑफ यूनिट, और तीसरा है मेजरमेंट ऑफ यूनिट। तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कोई डिराइव क्वांटिटी कैसे कोई फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं एक डिराइव क्वांटिटी ले रहा हूँ जिसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी। ये एक डिराइव क्वांटिटी है। और व्हाट्स द डिराइव क्वांटिटी मीन्स दैट डिराइव क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ योर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अभी कोई वेलोसिटी अगर पूछे तो वेलोसिटी मतलब क्या होगा ना, वो होगा डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये एक ऐसा क्वांटिटी जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम तो वैसे है ही। तो अभी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट वन इज लेंथ एंड अनदर वन इज टाइम। वैसे ही कोई अगर अदर फिजिकल क्वांटिटी को लिया जाए, जैसे कि मैं कह सकता हूँ मोमेंटम, तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं P इजिकल टू एम भी। ये सबको मालूम है क्योंकि ये 10th क्लास नहीं, ये आपके 9th क्लास में ज़रूर होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी एम भी, एम का मतलब कितना हुआ ना मास, भी हुआ कितना ना वेलोसिटी। अब उस वेलोसिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट करें तो वेलोसिटी के जगह हम लिख सकते हैं क्या ना लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, दैट वन इज इक्वल टू व्हाट योर मोमेंटम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही निकल रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह रहे हैं क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रहा है। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल वेयर वी हैव सीन दैट हाउ द डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड with the help of your fundamental quantity. So this is what your particularly quantity means. Now next is what your classifications of unit. तो next जो हम classifications of unit के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि actually unit है क्या। What do you mean by unit? What is the meaning of the unit? So actually unit is a term which defines the nature of the quantity, whether that one represents the length or represents the mass or represents the time. So unit represents the nature of the quantity. So एक unit से हम ये जान सकते हैं कि actually हम किस quantity के बारे में कह रहे हैं। जैसे कि कोई मुझे ये कह ले कि मेरे लिए यूनिट मीटर पर सेकंड है, मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई मगर मुझे कोई ऐसे ले ले कि मुझे कोई यूनिट दे दिया मीटर पर सेकंड, तो अगर कोई मीटर पर सेकंड मुझे यूनिट दे दे तो मीटर पर सेकंड यूनिट जानने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मीटर रिप्रेजेंट्स व्हाट्स, मीटर रिप्रेजेंट्स लेंथ और सेकंड रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट वन इज टाइम। तो अभी ये जो मीटर पर सेकंड है ये लेंथ बाय टाइम है। लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं, टाइम को हम टाइम ही कह सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमें ये मालूम है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या ना वेलोसिटी। सो एक रेस्पेक्टिव यूनिट से हम ये कह सकते हैं कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से लिख सकते हैं। तो एक यूनिट हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर आइडिया दे सकता है। तो यूनिट का यही एक मतलब कह सकते हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है कि हम एक यूनिट को लेके एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक आइडिया ले सकते हैं। तो दैट्स व्हाट द यूनिट मीन्स। सो जब यूनिट के बारे में बात किया जाए और उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर रिलेट करेंगे तो उसको रिलेट करने के लिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट के साथ कैसे रिलेट करें। तो उसके लिए मैं एक ऐसे ही पकड़ लेता हूँ कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है। मुझे ये नहीं मालूम कि Q कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, ये कुछ भी हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, ये आपका मास हो सकता है, ये आपका वेलोसिटी हो सकता है, ये मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर Q को कोई फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से लूँ तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू आई कैन से N इंटू U। तो इसको आप बच्चों बॉक्स के अंदर रख लो। तो अभी NU लिखने के बाद यहाँ पे मैं अगर डिफाइन कर लूँ तो Q, व्हाट इज दैट Q? Q इज द रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। What is N? N is the size of the quantity.
and what is U? U is the unit of the quantity. तो ये जो लिखा गया है, ये क्यों कहा गया कि पकड़ लो मुझे कोई फोर्स के बारे में कह रहा है और फोर्स में एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल ले रहा हूं 5 न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहे जा रहा हूं? मुझे कोई पकड़ लो फोर्स कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू, मुझे कोई कह लिया कि 5 न्यूटन है। तो अभी अगर 5 न्यूटन को मैं फोर्स के एंगल से देखूं और मुझे न्यूटन ना कहा जाए कि मुझे ये कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो उसके आंसर अगर मैं सिर्फ 5 ही बोलूं, कितना बोलूं? सिर्फ 5 ही बोलूं, ये कोई मीनिंग होगा क्या? उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा क्या? नहीं होगा। तो जब तक मैं कोई क्वांटिटी के ऊपर यूनिट ना डालूं, मैं उस क्वांटिटी को पहचान नहीं पाऊंगा। तो अगर मुझे कोई ये ना बोल के ये बोल ले कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया जिसका वैल्यू है 5 न्यूटन, समझ में आ रहा है? आपको एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है जिसका यूनिट है 5 न्यूटन, आप तुरंत ये आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूटन कहा गया है और न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो मुझे जो भी क्वांटिटी दिया गया है यहाँ, वो क्वांटिटी कोई और नहीं बल्कि फोर्स। तो उस एंगल से आप यूनिट का कितना रोल है कोई फिजिकल क्वांटिटी में, इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि साइज का। साइज का क्यों ना? जब भी कोई क्वांटिटी के बारे में बात किया जा रहा है, जब तक उस साइज को हम ना जान ले तब तक उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि मैं अपने कल्चर को ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, अमाउंट बोलो। तो उस वक्त को तो ये नहीं कह सकता नहीं आप अपने कल्चर को कम से कम 10 किलो तो जब चाहते ही होंगे, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं आप अपने कल्चर को कम से कम 10-15 मीटर तो कम से कम प्यार करते ही रहेंगे, तो ये तो कहा नहीं जा सकता। तो कोई अगर क्वांटिटी का अगर एक पर्टिकुलर साइज ना हो तब तक उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जा सकता। तो उस लिहाज से जब मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी कह रहा हूँ और उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं साइज नहीं दे रहा हूँ तो वो फिजिकल क्वांटिटी हो ही नहीं सकता। तो उसी लिहाज से मैं 5 बोलूँ या 10 बोलूँ या 15 बोलूँ या 20 बोलूँ या 30 बोलूँ या 40 बोलूँ या 50 बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, लेकिन उसका एक डेफिनेट साइज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका क्वांटिटी का मीनिंग। तो इसी हिसाब से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों लिया जाए तो उसका 2 पर्टिकुलर पार्ट, मेजर पार्ट काफ़ी मायने रखता है। पहला है क्या ना, दैट वन इज योर साइज। दूसरा है क्या ना, उसका यूनिट। तो ये जो यूनिट है उस यूनिट को हम रेस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट वन इज योर व्हाट, योर क्लासिफिकेशंस ऑफ योर यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ योर यूनिट। सो क्लासिफिकेशंस ऑफ यूनिट में हम जब बात कर रहे हैं तो ये जो क्लासिफिकेशंस है वो फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होगा क्या ना, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होगा क्या ना, डिराइव्ड यूनिट। तो जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए है वो फंडामेंटल यूनिट, जो यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए है वो है डिराइव्ड यूनिट। और हम ये कह सकते हैं कि यूनिट which can be treated as the base for other unit is known as what, your fundamental unit, and the unit which can be obtained from the fundamental unit is known as derived unit। उसको हम लिख नहीं रहा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बस एक क्लासिफिकेशंस के हिसाब से मैं आपको कह लिया। एंड दैट वन इज योर क्लासिफिकेशंस ऑफ योर यूनिट। तो अगर फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात किया जाए तो मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों अब तक के लिए आपके लिए फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसका रेस्पेक्टिव यूनिट होगा क्या ना, दैट वन इज योर केजी,
ग्राम, लेंथ के लिए मीटर, सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड। ये जो यूनिट हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या, दैट वन इज योर फंडामेंटल यूनिट। वैसे ही यहाँ पे हम केजी मीटर पर सेकंड या फिर मीटर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी हम यूनिट यहाँ पे रखेंगे इसको हम सकते हैं क्या ना, डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरह का यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि पहला हुआ क्या ना फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा ये हुआ क्या ना, दैट वन इज योर डिराइव्ड यूनिट। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ वी कैन मेजर द यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट और यूज ऑफ यूनिट, ये हम पहले से ही कह चुके हैं और उसी हिसाब से हम यूनिट के बारे में बात ख़त्म कर चुके हैं। तो हम बोलेंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जाए यूनिट का। जैसे कि मैं कह रहा हूँ लेंथ का, तो मेजरमेंट हम स्केल से हिसाब से कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि मास का हम कैसे कर सकते हैं, ना एक बैलेंसिंग वेट के हिसाब से कर सकते हैं। टाइम का कैसे कर सकते हैं, ना हमारे पास वॉच है, घड़ी है, उसी हिसाब से हम टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो जो डिफरेंट क्वांटिटी हम देख रहे हैं, ये सब कुछ मेजरमेंट प्रोसेस के बिलोंग्स करता है। और अब जो हम कहने जा रहे हैं वो है हम किस सिस्टम्स में हम एक यूनिट को रख सकते हैं। तो जो सिस्टम्स में हम यूनिट को रख सकते हैं वो सिस्टम्स है क्या ना, उस सिस्टम्स में हम फंडामेंटल क्वांटिटी को रख के उसका रेस्पेक्टिव यूनिट को वहाँ पे प्लेस करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि अब तक के लिए हमारे लिए फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 3 है। क्या है ना, मास, लेंथ और टाइम है। क्या है बच्चों, मास, लेंथ और टाइम है। तो पहले के लिए मैं कह रहा हूँ मास, दूसरे के लिए कह रहा हूँ क्या ना लेंथ, तीसरे के लिए कह रहा हूँ क्या ना टाइम। तो ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी में हम अगर ऐसे एक सिस्टम डिजाइन करें जहाँ पे मास के लिए यूनिट को केजी रखा जाए, लेंथ के लिए यूनिट को मीटर रखा जाए और टाइम के लिए सेकंड रखा जाए, तो उस सिस्टम्स ऑफ यूनिट को हम लेंथ, मास और टाइम के फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए हम रखेंगे क्या ना, मीटर, दैट वन इज एम, मास के लिए केजी, दैट वन इज के, टाइम के लिए सेकंड, दैट वन इज एस। तो उसी हिसाब से हम कहेंगे एम के एस एक ऐसा सिस्टम्स जहाँ पे मास का यूनिट केजी होगा, लेंथ का यूनिट मीटर होगा और टाइम का यूनिट क्या होगा बच्चों, सेकंड होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो उसी हिसाब से दूसरा जो फॉर्मेट है, जैसे कि मास के लिए कहूँगा मैं कितना ना ग्राम, लेंथ के लिए कहूँगा क्या ना सेंटीमीटर, टाइम के लिए कहूँगा क्या ना सेकंड। तो अभी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा क्या ना सेंटीमीटर, मास को रिप्रेजेंट करेगा क्या ना ग्राम, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा क्या ना सेकंड। तो अभी जिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट में मास का यूनिट ग्राम हो, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर हो, टाइम का यूनिट सेकंड हो, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कहेंगे क्या ना, दैट वन इज योर सीजीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। सो दैट्स व्हाट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स। और तीसरा होगा क्या ना, जहाँ पे हम मास को रखेंगे पाउंड के ऊपर, लेंथ को रखेंगे फुट के ऊपर और टाइम रखेंगे सेकंड के ऊपर। तो फुट रिप्रेजेंट्स एफ, दिस वन इज पी, दिस वन इज एस। सो लेंथ, मास, टाइम सिस्टम्स होगा क्या ना, एफ पी एस। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो एफ पी एस सिस्टम्स क्या है, जहाँ पे लेंथ का यूनिट फुट होगा, मास का यूनिट पाउंड होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा। सीजीएस क्या है, जहाँ पे मास का यूनिट लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होगा, मास का यूनिट ग्राम होगा और टाइम का यूनिट सेकंड होगा। और एमकेएस सिस्टम्स क्या है ना, जहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर होगा, मास का केजी और टाइम का सेकंड होगा। तो उस लिहाज से हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं। सो उस फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स रख सकते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली जो बेस क्वांटिटी है, जहाँ से हम डिराइव क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, दीज बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट एक्चुअली 3,
rather 4 other physical quantities are there which can also be treated as a base or a foundations to other derived quantity. So वो जो 4 अलग क्वांटिटी निकल के आए, उस क्वांटिटी को भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन पहले से ही एक सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा रखा गया था जहाँ पे हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को प्लेस कर चुके थे। तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट पे उस जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटी बाद में निकल के आए उसको प्लेस करने में काफ़ी मुश्किल आया। तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट किया गया जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम्स रखा गया जिसके वजह से अगर फर्दर कोई अलग से फंडामेंटल क्वांटिटी निकल के आए तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जहाँ पे हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी ना लेके उसके साथ एडिशनल 4 फंडामेंटल क्वांटिटी को ले सकते हैं, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को एक अलग सा नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोला गया SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो इसके बारे में हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर क्लास पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, अगला वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि अगला वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे, हाथ मुंह हमेशा धोते रहिए, बाहर को मत निकलिए। कुछ भी हो जाए ये लड़ाई चलती रहेगी, जितने भी और सिचुएशन आए ना क्यों, हम पढ़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उस वक्त तक, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता नहीं है, उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्ते, सब्बा खैर।